So in the account 2, that is management, okay बच्चों? So there is two account we have. One is your finance, another one management. एक और था costing, जो next year आने वाले. Next year मतलब 5th sem में TY का. So first chapter अपना जो study of vertical statement. Study of vertical statement. Forget that chapter first. पहले तो अपने को management account जो subject है management. So we have 3 type of accounts. अब मतलब बोलना सर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. बचपन वाला 3 अकाउंट नहीं बोलना, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. We have 3 type of account, that is financial account, management account and cost account. Okay ना? So in this year we will go to financial and management. ये दो अपने को सिलेबस में है. Obviously financial account, it means the account which is related to the finance part. कहाँ से लोन लेना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ओके, दीज आर द थिंग्स. एंड मैनेजमेंट मतलब बिजनेस को मैनेज करना, ओके. देयर इज अ 2 पर्सन, एक का सैलरी 60,000 रुपये मंथली है, एंड अदर वन हैविंग द 15,000 मंथली. द वन पर्सन हैविंग द 60,000 मंथली उसका सैलरी मिल रहा है, अनदर उनको कल 15,000 मिलता है. स्टिल महीने का एंड होने के बाद मिस्टर ए बी को जाके बोलता है यार 10,000 रुपये देना. ए इज आस्किंग फॉर द हेल्प टू मिस्टर बी, 10,000 देना. ऐसा हो सकता है क्या? सर उसका मजाक उड़ाने लगेगा, उसका 60,000 लोग क्यों मांगे, जाके मांग सकता है. ओके ना? कमा तो रहे ज्यादा लेकिन मस्त में उड़ा रहे तो वो बेचारा कम कमाता है, लेकिन उसको अपना लिमिटेशन मालूम है कि भाई मेरे को सैलरी कम है तो जितना चादर उतने पैर फैलाना चाहिए. ओके, दैट इज अबाउट मैनेजमेंट. आप खाली कमाने से मतलब ये हो गया फाइनेंशियल पार्ट. बट मेरे पास 15,000 ही है, उस 15,000 में मुझे अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करना है. ज्यादातर फाइनेंस का पार्ट घर में का काम क्या फादर का होता है नॉर्मली. देखिए अगर घर में अच्छी माँ ना रहे तो पापा को ना 24 घंटा काम हो तो भी कम पड़ जाएगा. ओके ना? जैसे आजकल के जो मॉडर्न हाउसवाइफ है या होने वाले रहेंगे आप लोग में. ओके, तो हस्बैंड बता रहा हूँ मैं, तो शायद हस्बैंड और वाइफ दोनों के अलावा तीसरे को भी कमाना पड़ेगा तब पूरा आएगा. सर कैसा बोल रहे हो? मैनेजमेंट, आई एम सेइंग दैट यू नीड मैनेजमेंट. 60,000 कमा रहा है लेकिन ही डज नॉट नो अबाउट द हाउ टू मैनेज. दैट्स व्हाई सर उसके बाद जाके मांग रहा है. और मजे की बात यह है कि वो 10,000 हेल्प भी कर देगा उसको. मांग तो रहा है लेकिन बाल रहा. दैट मीन द मिस्टर बी जो है वो ही इज मैनेजिंग मच बेटर कंपेयर टू द मिस्टर ए. दैट इज अबाउट द मैनेजमेंट. ओके ना? So management account means account which is useful for the management of the company. कंपनी के internal system. क्लास कैसे, जैसे अभी पाइपलाइन में आधे ज्यादा सारे क्लासेस तो ये सोच की टेंशन लेते हैं, घूमे से अकेला कैसे संभालते हैं. ओके ना? तब वो लोगों को सोचना पड़ेगा हाउ टू मैनेज. ओके, वो साल में 3 बार गाँव घूम जाएंगे, मैं साल में 1 बार जाने के लिए सोचना पड़ता है. सो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. Such account is helpful for the internal system. There is 2 part, external and internal. अब क्लास के अंदर कैसे मैं कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, that is internal part. वैसे कंपनी कैसे मैनेज करना है, घर में वो 15,000 है वो कैसे करता रहेगा वो जानता रहेगा भाई. So that is an internal system to analyze. Analyze मतलब होता है study. Analyze means to study the business पोजीशन एंड फ्रेम ऑल द प्लान एंड पॉलिसी. और उसके हिसाब से क्या करना, अपना फ्यूचर का जो प्लान एंड पॉलिसी है दे विल मेंटेन. अब प्लान कौन बनाएगा, बाहर वाला कि अंदर वाला? अंदर के लोग ही करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट. ओके, तो दैट इज मैनेजर. तो मैनेजर का काम है बिजनेस को मैनेज, प्लान करना, उसकी पॉलिसी ड्रॉ करना. दैट्स व्हाई दे नीड अ मैनेजमेंट अकाउंट. सो मैनेजमेंट अकाउंट आर नॉट यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर और आउटसाइडर. नॉर्मली मैनेजमेंट अकाउंट का बाहर वाले के लिए कोई यूजफुल और नहीं है. एक बाहर वाला चाहता है मैं बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूं,
वो क्या करेगा, कंपनी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट को स्टडी करेगा। से एग्जांपल संस्कार कंपनी है और कोई बाहर वाला चाहता है मैं संस्कार कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूं। अब आप किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कंपनी लॉस में है प्रॉफिट में? प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट में हो, उसका पीछे का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट और डिविडेंड मुझे प्रोवाइड करेगा, वहां पे आप पैसे इन्वेस्ट करोगे। ये सब जो बात की हम लोगों ने, ये फाइनेंस है। तो बाहर के जो आउटसाइडर लोग हैं वो लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंट। बट कंपनी के अंदर वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट। ओके। और एक क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट मतलब फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्ट का कैसे प्रोडक्शन करना है उससे रिलेटेड है। सो ये था पहला बैकग्राउंड मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंट इज यूजफुल फॉर होम, इट इज फॉर इंटरनल सिस्टम के लिए। ओके, व्हाई? बिकॉज दे विल कम टू नो द बिजनेस पोजीशन। इसके थ्रू ही आपको क्या होगा, अपने बिजनेस के बारे में आपको एक आइडिया रहेगा। ओके, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हम लोग प्लान एंड पॉलिसी क्रिएट करने वाले। ठीक है, इसको पॉज करो। Now this chart is very important for the sum के लिए, क्योंकि इसका अगर नॉलेज नहीं रहा तो आप सम पढ़ भी नहीं सकते, करना तो छोड़ दो। तो फर्स्ट देयर इज अ सोर्स ऑफ फंड। सोर्स मतलब क्या होता है हिंदी में, भंडार। अब पैसे कहाँ से अरेंज करना है, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए ना। तो फर्स्ट पहले बिजनेस कर लो, बाद में पैसे अरेंज करो। पहले बिजनेस पैसे अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद बिजनेस। तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब कहाँ कहाँ से आपको पैसे अरेंज होने वाले हैं। ओके ना। सो फ्रॉम वेयर द फंड्स विल बी अरेंज। ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड मतलब पैसे का अरेंजमेंट कैसे करना है आपको। तो देयर इज टू ऑप्शन है पैसे अरेंज करने के लिए। वन है प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, आपका खुद का पैसे। ओके, प्रोप्राइटर फंड ये चार उसके पेट नेम है। उसके दादाजी उसको प्यार से नेटवर्थ बोलते हैं, उसके नाना जी उसको शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, उसके ताऊ उसको ओन फंड बोलते हैं। चारों सब सेम ही है। तो समटाइम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ओके, जो ऑनलाइन क्वेश्चन है, प्रोप्राइटर फंड आल्सो कॉल्ड एज नेटवर्थ, जो भी ऑप्शन दिया जाएगा आपको, चारों सेम है। तो नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड्स, ओन फंड और प्रोप्राइटर फंड। 12th में सबका एसपी था, कौन एसपी नहीं था 12th में? बाप रे। ओके, तो इस चैप्टर इस साल आपको ज्यादातर सब शेयर से रिलेटेड सब चैप्टर आने वाले हैं। जैसे जो 12th में आईटी या मैथ्स दिए ना, पटेली मारे रहेंगे ना, वो लोग गए काम से, कुछ काम ही नहीं है। मैथ्स का तो चलो एक लास्ट से काम आया था बहुत, आईटी का क्या काम आया। तो 12th में आईटी ले लिए थे सर, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब वो एसपी पूरा आएगा। ओके, तो शेयर होल्डर मतलब मालिक, शेयर होल्डर मीन्स द ओनर। ओके, दैट्स व्हाट इज अ प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्थ और शेयर होल्डर फंड। ओके, इसको बोलते हैं ओन फंड। तो एक पैसे जो आप खुद से अरेंज करने वाले हो और दूसरे पैसे होते हैं जो बाहर से आप लोन लेने वाले हो, दैट इज कॉल्ड अ बारोड फंड। बारो मतलब कर्ज लेना, दैट इज बारोड फंड। इसको होता है लोन फंड और इट इज आल्सो कॉल्ड डेप्ट कैपिटल। डेप्ट मतलब लोन, बैड डेप्ट्स वाला, वो बैड डेप्ट्स नहीं, डेप्ट, डेप्ट मतलब लोन। और जब ओड कैपिटल, रिमेंबर यहाँ पे ओन्ड है और ओड है। सर आप थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिए, लगता है रॉन्ग लिख दिया ना, वो बराबर वैसे ही है। ये ओन्ड है। ओन्ड मतलब मेरा खुद का, और ओड मतलब मैंने कर्ज लिया हूं। आई ओन्ड यू, मेरा चीज आप पे बाकी है, और आई ओड यू, मैं आपका कर्जदार हूँ। दैट इज टू वर्ड, जिससे ओन्ड है, एन है यहाँ, ओन्ड, वहां पे वो एन नहीं हो रहा, ओड है। तो ओड मतलब लायबिलिटी, कर्ज, और ओन मतलब आपका खुद का। ओके, तो पैसे अरेंज करने के लिए टू ऑप्शन, या तो आपके खुद के अरेंज कर लो, खुद मतलब शेयर होल्डर से, या तो आप कैंसिल लोन लोगे आप। Okay, there is a two part. Now in the shareholder fund there is a three part. In the shareholder fund, proprietor fund में there is a three part: share capital, reserves and surplus, and fictitious assets है। सर क्या बोलेंगे सर को? Fictitious assets, false assets, ऐसे assets जो रियल वैल्यू कुछ नहीं है। जैसे मैंने ये बेंच
पे पैसे खर्च किया हूँ, तो चलो भाई बेच के कुछ पैसे तो आ जाएगा। AC पे खर्च किया हूँ, देखिए क्लास का रजिस्ट्रेशन कराया हूँ, उसका एक सर्टिफिकेट खाली मिलेगा। बाद में जाके 8,000 रुपये रजिस्ट्रेशन लगा, अभी जाके उसको बेचूंगा सर्टिफिकेट को, एक भेलपुरी वाला मेरे को भेल भी नहीं देगा एक पेपर का, वो खाली एक रद्दी पेपर है। ओके ना, दैट इज कॉल्ड फिक्टिस एसेट। तो ऐसे एसेट जो एसेट, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं कराऊंगा तो हो सकता है कोई कंप्लेंट कर दिया। ओके ना, तो आते ये तो फिक्टिस एसेट्स ऐसे एसेट्स है जो आपको वो नहीं रहेगा तो उसका नुकसान होएगा, बल्कि है तो उसका बहुत एक्स्ट्रा फायदा, यानी बेच के वो पैसे कुछ रिटर्न्स नहीं आने वाले। दैट इज कॉल्ड फिक्टिस एसेट। इट इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स एसेट्स। फॉल्स एसेट मतलब खाली वो बोगस एसेट्स है, जो लग रहा एसेट्स है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं आता है। तो in the proprietor fund there is a 3 part. What are that? Share capital, reserves and surplus, and fictitious. First share capital है, second one reserves and surplus, and fictitious. Share capital, share तो सुने हो ना, शेयर मार्केट डिग्री कॉलेज में। तो शेयर दो टाइप के होते हैं, वन या इक्विटी शेयर एंड अदर वन या प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ओके सर, ये शेयर क्या है सर? शेयर एक सर्टिफिकेट है, मान लो संस्कार कंपनी है और आप उसमें पैसे लगाए हो, कल की क्या गारंटी कि आपने पैसा लगाया? तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा कि आपने कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किया है। अगर रोड पे खड़े होकर बोलवाए भाई जी बहन जी मुझे 1 लाख रुपए दो ना, 1 लाख रुपए, बोले 1 लाख नहीं 1 लाख देता हूँ कोई मेरे को 1 लाख रुपए नहीं देगा। बट अगर मैं 10-10 रुपए 5-5 रुपए मांगू लोगों से बिजनेस करने के नाम पे, तो शायद भीख के तौर पे भी दे देंगे मेरे को। दैट इज अ शेयर। तो जो 1 लाख रुपए में एक आदमी से मांगने से अच्छा मैं 10,000 लोगों से 10-10 रुपए मांग लूं। 10,000 लोग से बोलूंगा 10-10 रुपए तो बिजनेस करने के लिए, और उन्होंने अपना 10-10 रुपए दे दिए। वो 10 रुपए को बोलते एक शेयर, एक अंश, है ना। और इस तरह से मैं वो 10,000 लोगों से 10-10 रुपए ले लिया हूँ, तो हर एक आदमी ने 10-10 रुपए डाला है, तो 10,000 लोग कंपनी के मालिक है। 10,000 लोग, 10 लाख लोग भी होंगे, जितने लोग ने भी शेयर खरीदा, जो भी शेयर खरीदा वही सब कंपनी के मालिक है। शेयर होल्डर हु हैविंग द शेयर, जिसके पास शेयर होता वही होता है शेयर होल्डर। वही कंपनी का क्या होता है? ओनर, प्रोप्राइटर होता है, मालिक। ओके, तो उसमें 2 टाइप के शेयर है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब एक वर्ड है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। अभी क्या होता है, कंपनी ने आपने शेयर खरीद लिया, ओके ना, उस शेयर के जो पैसे होते ना वो 1 इंस्टॉलमेंट में नहीं पे करना था, वो इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। से एग्जाम्पल 10 रुपीज का शेयर है और आपको पहले स्टार्टिंग में 4 रुपए 5 रुपए देने हैं, फिर 3 रुपए देने हैं, फिर 2 रुपए देने हैं, ऐसा करके देना पेमेंट। आपने 5 रुपए पे कर दिया कंपनी को, कंपनी नेक्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट में नोटिस डाला रहेगा कि डियर शेयर होल्डर लोग आप लोग अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसे पे करो। ओके ना, उसमें से सब लोग, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि सब लोग सिंसियरली ऑन द टाइम पेमेंट करते रहेंगे। कुछ लोग पेमेंट नहीं किया तो कंपनी लोग को रिमाइंडर डालता रहेगा, भाई आप लोग अपना पेमेंट जल्दी करो। कंपनी के रिमाइंडर के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो उसको वर्ड बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स मतलब कंपनी ने डिमांड किया था पैसे का, लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, दैट इज वर्ड कॉल्स इन एरियर। ओके, तो शेयर कैपिटल देयर इज 3 पार्ट है। फर्स्ट इक्विटी शेयर, सेकंड प्रेफरेंस शेयर है, और कॉल्स इन एरियर मींस कंपनी ने पैसे का डिमांड किया है बट द मेंबर आर नॉट पेइंग ऑन टाइम। ओके ना, सर अगर पे नहीं किए तो फिर कंपनी आपको एक और वार्निंग डालेगा, वार्निंग पे भी नहीं पे किए तो कंपनी आपके शेयर को कैंसिल कर देता है, उसको वर्ड बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। कैसा कैसा वर्ड आ रहा है, तो एसपी जाके 12th का ढूंढना, उसमें सब वर्ड रहेगा। शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिट मतलब शेयर कैंसिल करना, है ना। कंपनी शेयर तभी कैंसिल करता है जब आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है।
मैं आतंकवादी हूँ, टेररिस्ट हूँ, मर्डर हूँ, क्या हूँ, ये सब कुछ भी कर लो, इससे इस कंपनी का शेयर कैंसिल करने का हक नहीं है। इफ यू नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑन टाइम, बार बार कंपनी के नोटिस डालने के आफ्टर दैट यू आर नॉट मेकिंग, तो कंपनी के पास लास्ट ऑप्शन क्या है, आपके शेयर को कैंसिल करेगा। उसको वर्ड बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। ओके, ये हो गया शेयर कैपिटल। आज आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मस्त में हलवा पूड़ी रोज घर में बन रहा है, खीर पूड़ी बन रहा है, ओके ना, हयात होटल में पार्टी रोज। अब कल लॉस हो गया तो सिद्धि विनायक मंदिर का कटोरा अब ले लो, लास्ट 2 साल 1.5 साल होने आ गया लॉकडाउन का, अगर कुछ कमा के पहले से नहीं जमा किए रहे थोड़ा बहुत तो कैसे होगा। अभी ज्यादातर चाहे मैं हूँ, आप सब हो, किसी न किसी से कर्ज लेके इधर उधर करके ही कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर थोड़ा बहुत जो पहले बचा रहेगा, अगर वो पहले कितना बचा है, 2-3 साल 10 साल के लिए बचा करके क्या, दैट मीन्स वैसे कंपनी भी होता है, किसी भी कंपनी में प्रॉफिट ग्रांटेड, प्रॉफिट 100% हमेशा होगा, ऐसा कोई गारंटी लेता है क्या, नो, दे मे बी दैट समटाइम लॉस। तो आपको अपने प्रॉफिट में से क्या करना है, रेगुलरली कुछ पैसे रिजर्व जमा कर करना है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ पैसे जमा करना। अपनी मम्मी चोरनी, पापा का सैलरी रहता है, ओके, सैलरी से आया शाम को हैंगर पे कपड़ा टांगे, टॉयलेट के लिए बाहर गए, यहाँ मम्मी 2000 का गायब, ओके ना, उसके बाद फिर आने के बाद पानी में पीने के बाद बोलेंगे उमेश सर परेशान कर रहे हैं, रोज फीस मांग रहे हैं, तो उनको फीस दो, राशन वाले का भी देना है ना, स्कूल का भी फीस का टाइम आ गया है, ओके, सब हिसाब करते करते 10-12 हजार का वो बिल बना दिए, आप पापा की जेब में 40 कौड़ी नहीं, फिर सुबह को बोलेंगे पापा जाते सर जॉब पे कुछ पैसे दो ना, कहाँ से दो, तो जो 2000 चुराए उसमें से देगी, और बोलेगी दूसरे से मांग के लिए कर्जा पे। ग्रेट मैनेजमेंट ऑफ दैट मम्मी, ओके ना। और वैसा करने की वजह से आज आप लोग और मैं यहाँ हम लोग बॉम्बे में हैं, ओके, अगर वैसा नहीं करते तो आज भाड़े पे रहते हम लोग, या रहते भी नहीं। दिस इज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओके ना। तो कुछ पैसे आपको फ्यूचर के लिए क्या करने, बचाने हैं। अब उसको अलग अलग टर्म दिया हुआ, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व वर्ड लिखा जनरल, जनरल मतलब ऐसा कोई स्पेशल पर्पज के लिए नहीं है, वो कोई भी काम के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कभी कभी कुछ फंड हम लोग क्रिएट करते हैं फ्यूचर के लिए, कुछ खास पर्पज के लिए, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड मीन्स अ फंड विच इज यूज फॉर स्पेशल पर्पज। मान लो बेटी की शादी के लिए आपने रखा है, तो आप नहीं चाहते कि पैसे का मैं यूज कर, अनलेस की बहुत ज्यादा सीरियस अर्जेंट है तो ओके, अदर वो काम उस काम के लिए पैसे रखे आपने, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। रेवेन्यू रिजर्व मतलब वो जनरल रिजर्व, छोटे मोटे रिजर्व्स। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, गोल्डन रूल कुछ है, गोल्डन रूल, तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, सो द प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। सिंकिंग फंड द स्पेशल रिजर्व, वैसे रिजर्व फंड, तो ये सब अलग अलग नाम है, अल्टीमेटली कुछ रिजर्व्स है। एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR, इसके बारे में हम लोग अकाउंट 1 जब करेंगे, फाइनेंस का अकाउंट करेंगे ना, तो उसमें एक चैप्टर आने वाला, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा CRR के बारे में। एक है कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व मतलब ऐसा प्रॉफिट जो रोज नहीं होता है, रेयर प्रॉफिट। अब रेयर प्रॉफिट मतलब 10 लाख का मशीन बिल्डिंग खरीदा था, 12 लाख का बेच दिया, तो 10 लाख का बिल्डिंग 12 में बेचा तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग क्या रोज बेचोगे आप, एक कभी कभार, वंस इन अ वाइल, ऐसे प्रॉफिट बोलते हैं लोग कैपिटल रिजर्व, ओके ना। आपका कहीं जमीन था गांव में, तो जमीन अगर रोड के किनारे है और गवर्नमेंट रोड बना रहा है, तो गवर्नमेंट रोड जमीन ले लेगा, लेकिन गवर्नमेंट लेगा तो ऐसा नहीं कि कम पैसे मिलेंगे, पैसे ज्यादा देते गवर्नमेंट वाले। अभी चल रहा है ना यूपी में बहुत सारे रोड बन रहा है, ओके, कुछ लोग तो भगवान से प्रे करते मेरा भी रोड कटिंग आ जाए, तो दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व। तो वो मान लो अगर 20 लाख का जमीन लेगी गवर्नमेंट, 25 लाख 30 लाख 40 लाख दे रहा है,
तो ये प्रॉफिट हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। ओके, देन है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपकी कंपनी अगर मार्केट में बहुत हाई रेपुटेशन है मार्केट में, तो जब रेपुटेशन ज्यादा रहेगा तो शेयर का प्राइस ज्यादा रहेगा। आपका शेयर 10 रुपए का शेयर है लेकिन मार्केट में 15 रुपए प्राइस चल रहा है, तो 5 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किया, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो शेयर में 3 वर्ड आता है एक्चुअली, एट पार, एट डिस्काउंट, मैं जो नॉन एसपी स्टूडेंट इसलिए बोल रहे सब, और एट प्रीमियम। These are 3 terms, at par, at discount, at premium। 10 रुपए का शेयर है, 10 का शेयर मैं अगर 10 में बेच देता हूँ तो उसको बोलते हैं एट पार। नदिया के पार नहीं, तो नदिया पार इस पार उस पार करेंगे। 10 रुपए का शेयर मार्केट में 10 रुपए में बेच रहा हूँ, 10 रुपए का शेयर, उसको बोलते हैं वर्ड फेस वैल्यू। एक शेयर का प्राइस आपने 10 रुपीज रखा है, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। मार्केट में मैं इशू कर रहा हूँ, इशू मतलब सेल, तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों अगर इक्वल है तो उसको बोलो एट पार। फेस वैल्यू मतलब द प्राइस फिक्स बाय द कंपनी। ऐसे शेयर का प्राइस जब कंपनी फिक्स करता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। वो शेयर जब मार्केट में हम सोल्ड करेंगे उसको वर्ड बोलते हैं इशू प्राइस। इशू मतलब सेल। ओके, एट डिस्काउंट, कंपनी लॉस में जा रहा है, तो लॉस मेकिंग कंपनी में कोई शेयर खरीदना चाहेगा क्या? कोई नहीं, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा। 10 का शेयर मैंने 8 रुपए में बेच रहा हूँ, तो 2 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट। ओके ना। और प्रीमियम, कंपनी मार्केट में हाई रेपुटेशन है, ओके, 10 का शेयर आप 15 रुपए 12 रुपए में बेच रहे हो, तो 2 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट, दैट इज अ सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस एट पार। लॉस हो रहा दैट इज डिस्काउंट, और ये प्रॉफिट कंपनी के लिए तो प्रीमियम, तो दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम है। ओके, और नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स, फॉल्स असेट्स। देखिए 4 पॉइंट है उसके अंदर। पहला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने का फीस। जब कंपनी में रजिस्टर कराते हैं ना, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है उसको होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ओके, ये ऐसा फीस है कि आप एक बार खर्च कर दे तो वापस वो रिटर्न नहीं आने वाले। क्योंकि जब रजिस्टर करा तो क्या आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला ना, बाद में उसको बेच लूँ, अब मेरे भाई मेरे को तो कंपनी नहीं चलाना है, मैं बेच देता हूँ, तो सर्टिफिकेट कौन लेगा? आपने ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आप अपने आपके नाम का है, अब आपको नई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, किसी को आप बेच सकते हो क्या ड्राइविंग लाइसेंस? अब बोलो भाई देख भाई मैंने 5,000 रुपया खर्चा करके लाइसेंस बनाया, ये ले ले, मेरे को चार्जर दे, देगा? नहीं। तो ड्राइविंग लाइसेंस वो आपके नाम का है, आप उसको बेच के दूसरा कौन लेगा? वो दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने का जो खर्चा स्टार्टिंग होता है, लेकिन अगर मैं वो खर्चा नहीं करूँ तो कंपनी रजिस्टर होगा क्या? अगर रजिस्टर नहीं किया तो चोरी छुपे 1 साल 2 साल बिजनेस कर सकते हो, फॉरएवर करोगे क्या? कभी नहीं करोगे। इसका मतलब बिजनेस को आपको सिक्योरली मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम अगर करना है तो यू नीड अ रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए खर्च तो करने पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट है अंडर राइटिंग कमीशन। जब 2 वर्ड होता है। अब जो एजेंट, 2 टाइप के एजेंट होते हैं, एक आपको काम की गारंटी लेता हो और एक काम की गारंटी नहीं लेता। यूपी बिहार जाना है, गांव जाना है, टिकट अप्रैल मई में, ओके, टाइम पे देता ही नहीं। हम लोग सामने से बोले भाई 200 रुपया ज्यादा लो लेकिन कंफर्म टिकट दो भाई, वो आज ठीक है भाई कल का मिलेगा, परसों का मिलेगा, 4-5 दिन हो गया, गुस्से में आके भाई होएगा कि नहीं होगा बताइए ना भाई। दैट मीन ऐसा एजेंट जो आपको गारंटी नहीं लेता काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको हम लोग खाली कमीशन देते हैं। लेकिन जब एजेंट आपको गारंटी लेके देता है कि हाँ भाई मैं आपका काम करके दूंगा मैं आपको, तो एक्स्ट्रा कमीशन मांगे ना, ठीक आपका काम भाई देखो सब लोग 1500 रुपये का टिकट लेते हैं, मैं 1700 लूंगा लेकिन टिकट आपको कंफर्म दूंगा मैं। इट मीन दे टेकिंग द 200 एक्स्ट्रा, उसको वर्ड बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। और उस तरह के एजेंट को वर्ड बोलते हैं अंडर राइटर।
अंडर राइटर मतलब जो गारंटी लेता काम करके देने का, और उसके कमीशन को बोलते हम लोग अंडर राइटिंग कमीशन। अब ये क्या है? संस्कार कंपनी न्यू स्टार्ट हो रहा है और मुझे शेयर बेचना है लोगों को, तो रास्ते पे खड़े जाओ, रास्ते का माल सस्ते में लूटे भाई, लूटे, ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो भाई। सनीचर बाजार की तरह करूँ कि क्या आलू बटाटा बेच रहा हूँ मैं? नहीं, तो मैं शेयर बेचूंगा कैसे? तो मैं किसी अंडर राइटर को अपॉइंट करूंगा। अरे अंडर राइटर होते कौन है? नॉर्मल बैंक्स, LIC कंपनी, ये सब अंडर राइटर बन जाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, ठीक है ना। तो मैं किसी बैंक को अपॉइंट कर लिया, बैंक को बोला भाई मेरा 10,000 शेयर बेच के दे दो, मैं आपको उसके बदले में कमीशन दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड अंडर राइटिंग कमीशन। ओके, तो अंडर राइटर मतलब द एजेंट हु टेकिंग द गारंटी टू परफॉर्म द जॉब। दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक होता है जो काम, मान लो आपको राशन कार्ड बनाने के है, आपने 5,000 रुपया दिया उसको राशन कार्ड बनाने के लिए, आज कल करते करते 2 महीना लगा दिया, आज थोड़ा भड़क गया भाई, काम हो भाई कभी होएगा भाई, वो भी गुस्से में आके भाई ये लो भाई तुम्हारा 5,000 पकड़ो, मैं तुम्हारे 5,000 से अमीर नहीं बन जाऊंगा, बोलता ना कभी भड़क के भी, और दे दिया। आप बोल रहे भाई वो दे पैसा तो मिल गया मेरे को, लेकिन मेरा 2 महीना तो वेस्ट हो गया ना भाई, पहले बोल देना चाहिए भाई आपको 2 महीने की। तो आप चाहते कि मैं दूसरे को दोगे तो फिर वो भी 2 महीने लगाएगा, तो बिकॉज आपका एक बार ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंस है वो 2 महीना वेस्ट होने का, तब अगले वाले बोले भाई देख भाई 5,000 या 6,000 ले ले, लेकिन फिक्स करके बोले कि 10 दिन 15 दिन में काम मेरा करके देगा, दैट मीन द अंडर राइटर। ओके, और उसके कमीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। देन एक्सपेंशन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, शेयर इशू करना, शेयर बेचना है। शेयर कोई आलू बटाटा नहीं बेचते, आजकल आलू बटाटा बेचने के लिए भी लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं, जियो मार्ट, रिलायंस डी मार्ट, बिग बाजार, सबका ऐड आता है ना भाई, तो लोग क्या है साग सब्जी बेचने के लिए तो ऐड कर रहे, तो सबके ऐड चाहिए। तो ऐसे शेयर इशू करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा आपको, ओके ना। तो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करने के लिए फ्री मिल जाएगा, पैसे लगेगा ना। अंधेरी स्टेशन पे बड़े बड़े बैड वो बोर्ड पे लगे रहते सब बैनर वैनर, सब जाके संस्कार का चिपका दो। मुंबई भी गए हो कभी? उधर बांद्रा का जो गटर आता है, देखो बांद्रा का गटर आता है, सांता क्रूज खार का बांद्रा, उधर देखो गटर में बड़े बड़े बोर्ड सब लगे रहते हैं, उधर लगाने का 1 हफ्ते का 24-25 लाख रुपए है बैनर, ओके ना। तो दैट मीन्स एक्सपेंस मार्केटिंग करना है, तो उसके लिए तो वैसे शेयर और डिवेंचर को इशू करते टाइम जो आपने खर्चा किया रहेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। एंड एक यहाँ पे था प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, दिस इज प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस आपका रिजर्व प्रॉफिट है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट और डेबिट मतलब लॉस, और जो लॉस है दैट इज अ फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं इसको। तो फिक्टिशियस एसेट में 4 आइटम है, पेमेंट एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन, एक्सपेंस इशू ऑफ शेयर डिवेंचर एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। भाई वर्ड बोलना खाली प्रॉफिट लॉस मत बोल, बिकॉज़ प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस इज अ रिजर्व, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, ये हो गया अपना पहला प्रोप्राइटर फंड में इतने सारी चीजें हैं। तो पॉज करो दो। So this is a proprietor fund था, okay? Now the borrowed fund, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोन फंड और डेप्ट कैपिटल और ओड है, रिमेम्बर। अगेन देयर इज 2 पार्ट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड मतलब बैंक में लोन लेने जाओ तो पहले बोलता है क्या सिक्योरिटी जमा करोगे, ऐसे लोन दे देगा क्या? नहीं। हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, घर का जाके लोन लूं नहीं मिल जाता है, स्लम एरिया का कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है, वो फ्लैट गिरवी रखने बोलेगा, कुछ शेयर डॉक्यूमेंट्स है वो, तो इसका मतलब लोन लेने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, ओके ना, दैट इज कॉल्ड सिक्योर। पर अगर किसी से आपका पहचान है, ओके, जो पहचान है तो ओके चलो ठीक है इसको जानता हूं मैं, तो वहां पे आप सिक्योरिटी जमा नहीं करें, दैट इज कॉल्ड वर्ड अनसिक्योर्ड। तो देयर इज 2 वर्ड, सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। Secured means there is some security,
अनसिक्योर्ड मतलब विदाउट एनी सिक्योरिटीज। ओके, उसमें पहला है डिवेंचर। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। इक्विटी और प्रेफरेंस कंपनी के ओनर होते हैं, एंड द डिवेंचर होल्डर इज अ बारोड लायबिलिटी। ओके, कर्जदार। वैसे टर्म लोन मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। 1 साल 2 साल के लोन लेना है तो शॉर्ट टर्म हो गया, 3-4 साल का लोन लेना मीडियम टर्म हो गया, 5 साल 10 साल 15 साल का लोन चाहिए दैट इज अ लॉन्ग टर्म लोन, दैट इज अ टर्म लोन। बैंक से लोन लेना है, हम लोग जाएंगे तो बैंक से भाई तो पहले पूछा क्या दोगे आप, क्या जमा करोगे, सिक्योरिटी। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग लेंगे, वो विजय माल्या, नीरव मोदी, वो लोग तो लोग ऐसे आप क्यों आए, हमें बुला दिए होते सर। ओके, हम पैसे लेके आपके ऑफिस आ जाते और फिर वहां से लोग प्लेन पकड़ के 9-11, दैट इज बैंक लोन। एंड देन लॉन्ग टर्म लोन, 10 साल 20 साल का लोन चाहिए, तो जितना लंबा टाइम का ले रहे हो तो उस पर रिस्क ज्यादा है, तो कोई बैंक बोले भाई पहले सिक्योरिटी जमा करो, दैट इज अ सिक्योर्ड लोन। एंड कुछ लोन होते हैं यहाँ पे देयर इज नो सिक्योरिटी एट ऑल, उसमें पब्लिक डिपॉजिट्स। आपने वो हेरा फेरी पिक्चर देखा है? हाँ, देखिए 20 दिन में पैसे डबल, 21 दिन में पैसे डबल, आप फिर लेके भाग जाते। ये पब्लिक डिपॉजिट्स। कुछ लोगों को जल्दी अमीर बनना है तो लोग क्या करते हैं कि बैंक में पैसे जमा करोगे तो 5% 6% इंटरेस्ट मिलता है, 7 साल में पैसा डबल होगा। ओके ना, तो कुछ लोग चाहते जल्दी ज्यादा और था इनकम मिल रहा है तो कंपनी में आप पैसे जमा करो, कंपनी आपको 12% 13% इंटरेस्ट देता है। अब सोचो जो बैंक हमने को खाली 5% इंटरेस्ट दे रहा है, ये 12% दे रहा है, दुगने से भी ज्यादा। तो लोग लालच में आके क्या करते, पैसे कंपनी में जमा करते। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर कंपनी को पैसे लिया और बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करूंगा, आपसे मैंने 100 रुपया लिया, कमाऊंगा कुछ तो 2 पैसे मुझे मिले तब मैं आपको दूंगा ना। आपसे पैसे लेके मैंने बिजनेस में डाला लेकिन बिजनेस लॉस में चला गया, तब मैं आपको कहां से दूं? यानी इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो अगर कंपनी डूब गया तो आपके पैसे भी डूब गया। इसमें है कि कंपनी अगर डूब भी जाएगा तो भी आपके कुछ पैसे रिटर्न मिलेंगे, इसलिए इसको वर्ड होता है सिक्योर। ये लेस रिस्की होता है, और ये रिस्की नहीं, पूरा पूरा रिस्की है क्योंकि इसमें पैसे लगा दिए तो एक बार तो भूल जाओ, देयर इज नो सिक्योरिटी। दैट्स कॉल्ड द वर्ड पब्लिक डिपॉजिट्स। वैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग है, कभी भी आप लोन ले रहे हो जितना लॉन्ग रहेगा उसमें रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा है तो हर कोई चाहता है क्या, सिक्योरिटी जमा हो। और यहाँ पे अगर रिस्क कम है तो कि चलो भाई ठीक है 2 महीना 5 महीने का है, ओके, तो उसमें रिस्क कम है, दैट इज शॉर्ट अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मींस देयर इज सम सिक्योरिटी। तो डिवेंचर, टर्म लोन, बैंक लोन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और अनसिक्योर्ड में क्या आता है, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म लोन्स। ओके, तो ये हो गया अपने पहले सोर्स ऑफ फंड। पॉज कर दो, आ रहा है इसमें? ओके, जस्ट मैं एक बार थोड़ा सा इस पर टाइम इन्वेस्ट कर देता हूँ क्योंकि बार बार वर्ड आने वाले हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स। इक्विटी शेयर, हु होल्ड द इक्विटी शेयर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर। जो लोग इक्विटी शेयर खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग, इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो यू कॉल एज इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो यू कॉल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और अगर आपके पास डिवेंचर है तो यू कॉल डिवेंचर होल्डर। आपने जो शेयर खरीदा है, अगर इक्विटी खरीदा है तो यू कॉल इक्विटी शेयर होल्डर। इफ समवन इज बाइंग द प्रेफरेंस शेयर they call as a preference shareholder। अगर आपने डिवेंचर बाय किया रहेगा तो you call a debenture holder। ओके, इक्विटी शेयर इज कॉल्ड रियल ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी का असली मालिक होता है, ठीक है ना, ये कंपनी का असली मालिक है। जब तक कंपनी जिंदा रहेगा तब तक इक्विटी शेयर होल्डर कंटिन्यू रहेगा। प्रेफरेंस शेयर दे आल्सो कॉल ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के मालिक होते हैं लेकिन एकदम इक्विटी शेयर के तो एकदम असली मालिक नहीं होते। एंड डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का मालिक नहीं है, ये कर्जदार है। ओके, तो क्रेडिटर से इसका समझने के लिए सिंपल, मान लो किसी का डेथ हो गया है
ओके ना। तो रोड पे बड़ा भीड़ लगा हुआ है तो अपन भी जाके ऐसे करते हैं। अब क्या पला पला कर देते हो भगवान उनकी आत्मा में शांति जब वहाँ से साइड हो जाती है। ये जो साइड में हो जाते हैं ना वो डिवेंचर लोग हैं। उसके जो पड़ोसी लोग होते हैं वो शमशान घाट तक भी जाते हैं। धन हो के कोरोना वायरस आजकल 20 लोग के जाने बोलता है, 10 लोग को। कुछ लोगों को तो बेचारे लोग वो भी नसीब नहीं होता है, वो लोग हॉस्पिटल वाले कहीं फेंक देते कहीं पर भी। तो दैट मीन्स जो डिवेंचर था वो जो देखा वो पड़ोसी लोग जो होते शमशान घाट तक जाते हैं। और उसका जो असली मतलब परिवार का सदस्य है, क्लोज एकदम रिलेटिव है, वो अंतिम दाह संस्कार करता है, वो है दाह। यानी कंपनी के सबसे आखिरी मोमेंट तक कौन रहेगा साथ में? सिक्योरिटी रहेगा। ये लोग लॉन्ग टर्म तक जाएंगे लेकिन एकदम दूर तक नहीं जाने वाले। हाँ, ये लोग थोड़ा बहुत में रास्ते में साथ छोड़ देंगे क्योंकि कर्जदार लोग हैं। बेटी की शादी के लिए पैसे लोग कहीं से इधर उधर, तो पहले जिससे बाहर वाले से कर्जा लिए वो लोग पहले भाई कभी दे दो बाद में फिर जो पड़ोसी लोग या घर वाले जो रिश्तेदार लोग हैं वो लोग भाई, और फिर भाई घर के लोग। वो बात अलग है, असली लाइफ में उल्टा होता है। बेटी की शादी में पैसे लिए ना तो पहले चचेरे लोग जो है ना वो लोग भी मांगे, वो पहले करेंगे। वो तो शादी वाले दिन ही बेटी इधर गई इधर मांगना झगड़ा चालू। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है। तो डिवेंचर क्रेडिटर है, कर्जदार है, तो उनको अपना पैसे से मतलब है, कंपनी में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। प्रेफरेंस है, पड़ोसी है, उसको भाई बाजू में रहते हैं, भाई देखो घर में तकलीफ है तो सारे थोड़ा बस मान जाए भाई। और ये तो घर के लोग हैं तो इनको तो मानना ही पड़ेगा। एक है ना। अब आपने जब पैसे इन्वेस्ट किया तो आपको बदले में चाहिए ना भाई, फ्री में तो नहीं पैसे डालना चाह रहे आप। तो आपको मिलेगा क्या? जब डिविडेंड बोलते हो, डिविडेंड एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हो और कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है तो कंपनी आपको उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको प्रोवाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड वर्ड डिविडेंड। ओके। प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी का ओनर है तो लोग को भी क्या मिलता है? डिविडेंड मिला है, सेम है, ये आल्सो कॉल्ड डिविडेंड। बट ये डिवेंचर एक क्रेडिटर है, लोन है, इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सर इसके अंदर क्या डॉलर मिलता है क्या? सब में रुपये ही मिलेगा, इसमें भी रुपीज रहेगा, इसमें भी रुपये। टर्म क्या यूज करते हैं? तो डिवेंचर के लिए इंटरेस्ट और शेयर के ऊपर डिविडेंड वर्ड यूज करते। ओके। सेकेंडली, डिवेंचर अपने बैंक से लोन लिया है, डिवेंचर 10% इंटरेस्ट, कंपनी लॉस में जाए चाहे कुछ भी हो, आपको 10% फिक्स है तो 10% इंटरेस्ट मिलना ही है। दैट इज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन लोगों का रेट क्या था? फिक्स होता है पहले से। प्रेफरेंस शेयर पे भी 5%, 8% जो डिविडेंड रेट पहले से स्टार्ट फिक्स होता है, यानी इन दोनों पे रेट पहले से ही डिसाइड हो जाता है। डिवेंचर को भी पहले से रेट डिसाइड होता है एंड प्रेफरेंस से। इक्विटी का पहले से डिविडेंड डिसाइड नहीं होता। सब लोग का देने के बाद कुछ बच गया तो ये लोग को मिलता है, इसको इक्विटी को। ये लोग का डिविडेंड होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएट मतलब चेंज होना, कभी ज़्यादा भी मिलेगा, कभी कम भी और कभी नहीं भी मिलेगा। इसके एग्जाम्पल है हम लोग के बिहार में अभी भी बहुत सारे जहाँ पे पहले जेंट्स लोग खाना खाते बाद में लेडीज लोग खाते, बहुत जगह। ओके ना। मेरे इधर तो अभी भी ऐसा ही है, बहुत मॉडर्न नहीं, हम लोग बिहारी लोग कहाँ मॉडर्न है। तो उसमें क्या होता है, मान लो अगर पापा रात को 10 बजे फ़ोन किए कि 2 मेहमान लोग साथ में फ्रेंड लोग आ रहे हैं तो आप खाना बना के रखिएगा। अब 10 बजे मम्मी कौन खाना बनाने बैठेगी? तो बोलेगी भाई वो जो है उसी में अरेंज कर लेंगे। तो पहले मेहमान लोग को बच्चे लोग खिला देंगे। तो हो सकता है क्योंकि एक लोग का खाना अब यहाँ 2 लोग आ गए भाई, तो हो सकता है उस दिन मम्मी के लिए कुछ बचेगा भी नहीं, पानी पी के सो जाएगी। इक्विटी। अगले दिन हो सकता है 10 बजे फोन फिर पापा का कि फ्रेंड का बर्थडे था, मैं यहीं खाना खा लिया हूँ, थोड़ा मेरे को लेट होगा, आप लोग खा के सो जाओ। बच्चे भी थे, मम्मी मैं भी आज खाऊंगा नहीं कि शाम को पिज्जा बर्गर खा लिया हूँ, मैं पेट भरा हुआ नहीं खाऊंगा। उस दिन मम्मी के लिए कुछ ज़्यादा ही बच गया।
ए इक्विटी, कभी कुछ ज़्यादा ही रहेगा, कभी कुछ भी नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि सब लोग का देने के बाद लास्ट में जो बचता है वो इसके लिए, तो बचता है तो लास्ट में कभी कभी समटाइम यू गेट मोर और समटाइम यू गेट नथिंग। ओके, सो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। कंपनी को अगर हैवी प्रॉफिट हुआ है तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, और कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, लॉस हुआ है, तो यू विल नॉट गेट एट ऑल। सर ये लॉस हुआ नहीं मिलेगा तो मैं कंप्लेन नहीं करूँ पुलिस को, कुछ भी नहीं। अगर अगले 5 साल तक भी आपको नहीं मिला, कंपनी डिविडेंड दिया है, तो भी आप 1 रुपये का भी कंप्लेंट कहीं कर नहीं सकते गवर्नमेंट को, क्योंकि इक्विटी का रूल ही ऐसा है कि इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको नहीं मिलने वाला है। यूँ समझ लेना कि इक्विटी शेयर में पैसे डालने के बाद भूल जाना कि मैंने कहीं को पैसे लगाया अभी। दिल पे पत्थर नहीं, पहाड़ रखना पड़ेगा है ना। और ये लोग को फिक्स रेट है। रेसिजुअल क्लेम, रेसिजुअल क्लेम मतलब सबका देने के बाद आखिरी में जो बचता है वो आपको मिलेगा। दैट कॉल्ड रेसिजुअल का लास्ट क्लेम। यानी कंपनी जब शट डाउन होगा तो सबसे पहले पेमेंट किसका आएगा? डिवेंचर का, उसके बाद प्रेफरेंस और फिर इक्विटी का। मान लो ये दोनों इक्विटी वाले हैं, ये 3 प्रेफरेंस वाले, वो दोनों डिवेंचर वाले लोग हैं, ओके ना। और संस्कार ट्यूटोरियल बंद होने वाला है, मैसेज डाल दिया, नोटिस डाल दिया भाई कंपनी बंद होने वाला है, जिनके पैसे अपना लेके जाओ। ये दोनों इक्विटी रात को 2 बजे आके ही टॉयलेट का डब्बा बांध दिए गेट के ऊपर कंपनी के। प्रेफरेंस भी आके आ रहे, रुमाल बांध के जा रहे हैं, ओके ना। और ऑफिस 11 बजे खुलने वाला है, वो लोग मस्त में एकदम परफ्यूम मार के दोनों आ रहे हैं। तो ये आती तुम लोग रहो पीछे, हम लोग इधर लाइन लगाए कब से। तो सूरज ने उमेश सर से पढ़ा था डिवेंचर के बारे में, तो पागल से चुप बैठ फायदे वाली, देख अभी क्या होएगा, देख लाइन उल्टा आएगा अभी। तो डिवेंचर को फर्स्ट क्लेम मिलेगा। तो डिवेंचर विल गेट द फर्स्ट क्लेम एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। वाइंडिंग मतलब शट डाउन, जब कंपनी शट डाउन होगा तो पहला क्लेम किसको मिलेगा? डिवेंचर को। सब डिवेंचर देने के बाद कुछ बचेगा तब प्रेफरेंस का नंबर आएगा, उनको भी देने के बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी में। कोई गारंटी नहीं कि इक्विटी को बचेगा ही। राशन कार्ड पे कभी लाइन लगाए हो? हाँ लगाए ना, हम लगाए सर। ओके, कभी कभी लास्ट में लाइन आता था, अपना दिल तो धक धक करते रहता कि आदत खत्म ना जाए। हाँ मैं भी लगाया भाई, हम लगाए सर मैं बहुत लगाया हूँ। बहुत हम लगाए, पूछो बहुत। तो रेसिजुअल क्लेम मतलब आखिरी क्लेम, सबसे लास्ट में क्लेम किसका आएगा? क्योंकि भाई कंपनी असली मालिक है, पहले ये लेके भागे तो मालिक का मतलब क्या भाई? ओके, तो सबसे पहले पेमेंट किसका आएगा? डिवेंचर का। उसके बाद कुछ अवेलेबल है तो प्रेफरेंस होल्डर, एंड लास्ट में एकदम इसका रिस्क सबसे ज्यादा किस पे रहेगा? क्योंकि लास्ट में उसको मिलना है, तो दे आर हाईली रिस्की, रिस्क ज्यादा है। किसमें कम से कम मान लो जैसे अभी आप उन लास्ट लाइन लगाए, लेकिन बाद में 5-6 लोग और अपने पीछे आ गए तो थोड़ा सा उनका बंदा आया पीछे गया ना, तो लेस रिस्की एज कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी से थोड़ा तो सेफ है, बिकॉज इक्विटी से पहले पेमेंट किसका आने वाला है? प्रेफरेंस का। और सबसे ज़्यादा सेफ कौन सा है? नो रिस्क एट ऑल, है ना। बिकॉज कंपनी का एकदम रियल ओनर है, तो कंपनी की हर अच्छे बुरे जो फैसले होंगे कौन लेगा? इक्विटी लेगा। दैट इज दे एंजॉय द नॉर्मल वोटिंग पावर। नॉर्मल वोटिंग पावर मतलब कंपनी के हर एक मैटर में दे विल पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दे विल वोट करते हैं, ओके ना। इसलिए जब पावर इनके पास ज़्यादा है हर डिसीजन, छोटे बड़े डिसीजन लेने में, तो लोग ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें पावर फायदा उनका होना चाहिए, भले इनको रिस्क ज़्यादा हो। लेकिन जब डिसीजन आपको लेने को छोड़ दिया जाए तो आप तो चाहोगे भाई मैं ऐसा डिसीजन लूँ जिसमें बेनिफिट मेरा भी होना चाहिए, इसलिए उनको वोटिंग पावर ज़्यादा है। ये लोग का नॉर्मल वोटिंग पावर है। अब अपना घर है, ये चारों दीवार तो मेरा है भाई, यहाँ से कोई ठोक रहा है, यहाँ से होगा तो भी मैं जाके बोलूँगा भाई। लेकिन जब मैं यहाँ इस दीवार पे खिला मार रहा हूँ तो क्या ये दीवार वाले आगे बोलेंगे मेरे को? वो लोग खाली बोलेंगे। ये मेरा पड़ोसी लोग है, ये लोग खाली अपने मैटर से रिलेटेड जो पॉइंट आएगा वहाँ पे वोट डाल सकते हैं। जैसे अभी जब मीटिंग होएगा
ये प्रेफरेंस होल्डर से रिलेटेड मीटिंग है तो उसमें वो लोग आएंगे, दूसरे मीटिंग में ये लोग नहीं आएंगे, ये सब में आएंगे, सब में टांगण आएंगे। ये कंपनी ओनर है। और डिवेंचर वाले लोग बाहर वाले लोग हैं, ये कर्जदार लोग हैं, ये लोग को किसी भी तरह का वोटिंग पावर नहीं है। दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। ओके, सो नो वोटिंग पावर। ऐसा है 3 टाइप के इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिवेंचर। ओके, पॉज कर दो।